हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 7 अगस्त और हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो क्लास है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए स्टार्ट की गई है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 341 क्या है। आर्टिकल 341 आर्ट अनुच्छेद 341 क्या है। इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, कि अनुसूचित जाति से संबंधित जो लिस्ट बनेगी उसका अधिकार किसके पास होगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है और इसी के तहत जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य अपनी संबंधित राज्य की शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट जारी कर सकते हैं, और ये ऐसा करने पर राष्ट्रपति की जो शक्तियां उनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। ई साक्ष्य, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। देखिए, ये चारों एप्लीकेशंस है, ये लॉन्च की गई है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जहां समझ सकते हैं। ई साक्ष्य मतलब क्या है, किसी केस से संबंधित जो भी एविडेंस है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, वो क्या किया जाएगा, उसको ई सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, ताकि किसी भी टाइम पर पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेस किया जा सके फॉर दी स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस। नेक्स्ट है ई समन। देखिए, समन कब जारी होता है, जब कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को इस लिए बुलाया जाए कि या तो अपनी कोर्ट में आके अपनी पेशी दे, सुनवाई कर, कोई स्टेटमेंट दे, रिकॉर्ड करवाए, एविडेंस दे। इस रिगार्डिंग ये ई समन जारी होता है, समन जारी होता है। और हाल ही में इसको इलेक्ट्रॉनिकली जारी करने का प्रावधान किया है थ्रू दी ई समन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है न्याय सेतु। ये नाम से पता पड़ रहा है, सेतु मीन्स ब्रिज। न्याय दिलाने के संबंध में जो जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको आपस में ब्रिज करना, उनको करीब लाना। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, एक हमारा कोर्ट होता है, पुलिस होती है, मेडिकल डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, प्रिजन एंड जेल विभाग। साथ ही साथ जो हमारे प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष है, उनको ये करता है आपस में कनेक्ट। ये करता है न्याय सेतु। अलग अलग हमारे विंग्स हैं न्याय के संबंध में, उनको करता है आपस में कनेक्ट न्याय सेतु। नेक्स्ट है न्याय श्रुति। न्याय श्रुति मतलब क्या है, कि किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना तो उसको सुनना पड़ेगा। तो क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है किसी भी व्यक्ति की सुनवाई की जाएगी इन दी कोर्ट। ये हमने बात की। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 341 सेकंड था कुछ एप्लीकेशन के बारे में। थर्ड था हमारा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल ट्राइलेटरल हाईवे। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि वर्ष 2002 में इसके बारे में संकल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड तीनों को जोड़ना थ्रू दी हाईवे कनेक्टिविटी। लेकिन जो है इसको अभी 2024 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। देखिए, जो इंडिया है, यहाँ भारत का राज्य मणिपुर, मणिपुर से शुरू होगा ये। मणिपुर का शहर है मोरे है, वहां से शुरू होकर ये जाएगा ऑल टुगेदर म्यांमार। म्यांमार में तो कुल 3 शहर हैं, मेंडाले, नैपिदो और बागो। ये कुल 3 सिटीज हैं जिनको जोड़ेगा ये हाईवे। और यहाँ से फिर जाएगा ये हाईवे थाईलैंड, थाईलैंड में जाएगा माए सॉथ। ये है थाईलैंड में शहर, इनको जोड़ेगा। और इसका बेसिक एजेंडा क्या है प्रोजेक्ट का, डेट हमारे रीजनल कनेक्टिविटीज को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो तीनों देश हैं भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इनके आपस में ट्रेड को इंप्रूव करना, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये। 2002 में इसकी परिकल्पना की गई थी, एग्रीमेंट साइन हुआ था, लगभग 2008-10 के पास इसमें काम शुरू हुआ था। अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। और अब बात चल रही है कि 3 देश और हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इनको भी यहां तक भी इस जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सटेंड किया जाए, राइट। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं, इससे जुड़ा प्रोजेक्ट और है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट।
इसका नाम चल रहा है पता, मल्टी मॉडल मीन्स हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यम होते हैं, एक होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन, एक रेलवेज के माध्यम से, हाईवेज के माध्यम से, और थ्रू नेविगेशन यानी नौवन के माध्यम से। तो जी कलादान है ना, ये कलादान एक रिवर है, कलादान रिवर है इन दी म्यांमार। क्या कर रहे हैं हम कि भारत का एक बंदरगाह है कोलकाता, उसको जोड़ रहे हैं म्यांमार से। क्या होगा, कोलकाता ये जोड़ेगा सितवे पोर्ट से, कोलकाता बंदरगाह को जोड़ेंगे सितवे पोर्ट से, और सितवे पोर्ट से होगा इनलैंड वाटरवे के थ्रू, इनलैंड नेविगेशन के थ्रू जो गुड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, पलेतवा नाम के स्तर जगह पर। ये कहाँ है, ये म्यांमार के अंदर, और पलेतवा से जाएगा हमारे मिजोरम के राजधानी आइजॉल में। देखिए बेसिकली है क्या है कि भारत के अगर पश्चिम बंगाल से किसी और राज्य से अगर हमें उत्तर पूर्वी राज्यों में, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या अरुणाचल प्रदेश हो, अगर वहां तक हमें प्रोजेक्ट जो कुछ भी गुड्स हैं, जो सामान है, अगर वो भेजना हो, काफी लंबा रास्ता हमें ट्रेवल करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो चिकन नेक कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर, यहाँ से भी हमें गुजरना होता है, जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो क्या है, इससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, और कई बार जो है जो पेरिशेबल आइटम्स है, हमारी जो सब्जियां वगैरह फ्रूट्स हैं, इनको हम टाइम पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो सरकार ने प्लान किया है कि 539 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है ये, जो कि कोलकाता और सीतेपुर को जोड़ता है। ये दूरी कितनी है, 539 किलोमीटर। प्रोजेक्ट की जो लंबाई है काफी ज्यादा है इससे कंपेरेटिवली, क्योंकि लगभग पलेतवा से आइजोल जो है लगभग 110 किलोमीटर है, राइट। और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी ऑलमोस्ट इसकी है सितवे पोर्ट से पलेतवा तक की। क्लियर। इससे क्या होगा, एक तो जो ये बन जाएगा जो प्रोजेक्ट, तो एक तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, भारत म्यांमार के रास्ते भी अच्छे होंगे, और हम जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां तक कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएंगे। ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसकी कुल दूरी है लगभग 1360 किलोमीटर, 1360 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, विच इज रिसेंटली कैरी ट्रेड वाज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड ऑफ। हाल ही में कैरी ट्रेड जो है न्यूज में रहा है, सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध किस व्यापार से है। देखिए इसका राइट आंसर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। कैरी ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टर किसी ऐसे देश की मुद्रा उधार लेता है बैंक से, जहां पर मुद्रा लेना मतलब लोन लेना आसान हो, और उस करेंसी को किसी और देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और वहां से जो पैसा कमाए उसको अपने पास रिटेन कर सके, इसे कहते हैं कैरी ट्रेड। मींस इफ एन इन्वेस्टर बोरोज अ मनी फ्रॉम ए मार्केट व्हिच हैज लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लाइक जापान। जापान के अंदर क्या हुआ है, ये न्यूज में इसलिए रहा है कि जापान की करेंसी है येन। क्या है, जापान जिस प्रकार भारत की मुद्रा है रूपी, वहां की है येन। तो क्या होता है कि जापान में जो करेंसी की जो लोन बोरोइंग इंटरेस्ट रेट है, यानी लोन लेने पर जो ऋण लगता है, उसकी ब्याज दर ऑलमोस्ट कितनी थी, 0.10%, मतलब नेगेटिव थी, राइट। पिछले कई सालों से तो ऑलमोस्ट 0% थी और कुछ समय से नेगेटिव भी थी ये। तो हुआ क्या है कि अब क्या हुआ कि जापान ने डिसाइड किया कि हमारी करेंसी की वैल्यू को हम एप्रिशिएट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 35 बेसिस पॉइंट। अब कितना हो गई वहां की ब्याज दर, 0.25%। भारत में कितनी, ऑलमोस्ट 6% के आसपास तो भारत में इंटरेस्ट रेट। क्लियर। वहां कितनी है, 0.25। लेकिन इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर जो येन करेंसी उधार लेते हैं जापान से, और उस करेंसी को किसी और देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब जापान की सरकार ने, जापान का बैंक है बैंक ऑफ जापान, जिस प्रकार भारत का आरबीआई है केंद्रीय बैंक, वैसे जापान का है बैंक ऑफ जापान। तो बैंक ऑफ जापान ने डिसाइड किया दैट वी आर इंक्रीजिंग आवर इंटरेस्ट रेट। कितनी कर दी उन्होंने कर दी है 0.25%। इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा निकाल लिया अलग अलग स्टॉक मार्केट से, मेनली यूएस से, और इसी वजह से कि ग्लोबल हम थोड़ा देख रही मंदी की ओर जो शेयर मार्केट है वो गया था, हल्का सा उसमें डिप आया है, राइट।
तो कैरी ट्रेड क्या होता है? कैरी ट्रेड इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी व्हिच इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी एट अ लो इंटरेस्ट कॉस्ट, कि कम ब्याज दरों पर पैसा बैंक से उधार लेना और उसे ऐसे मार्केट में, ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जहां पर हमें हायर इंटरेस्ट मिल सके या हायर रिटर्न मिल सके, हमें अच्छा इनकम हो सके। क्लियर? और मेनली कहाँ होता है ये? फॉरेक्स रिजर्व मार्केट्स में, फॉरेक्स ट्रेड्स के अंदर, विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर इसका अधिक यूज होता है। हम बात करते हैं बैंक ऑफ जापान ने क्या बोला। बैंक ऑफ जापान ने बोला कि जो है हमारी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी को हम थोड़ा इंक्रीज करें, उसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएं। साथ ही साथ क्या हुआ, जापान ने कहा कि हमारे जो बॉन्ड है, जापान की सरकार है, मतलब जापान की सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसने कहा है कि हम अगले कुछ वर्षों तक हमारा जो मंथली बॉन्ड परचेज है उसको भी हम आधा करने वाले हैं। बॉन्ड परचेज क्या होता है कि शेयर मार्केट, बैंक, किसी बैंक के द्वारा अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी हो, इन्फ्लेशन कम करनी हो, उसके लिए बॉन्ड की सेल और परचेज की जाती है। ये किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो क्या बैंक ने बोला कि जो मंथली बॉन्ड परचेज है उसे अगले कुछ वर्षों तक जो है हम आधा करने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, साथ साथ करेंसी, वहां की राज्य की, उस देश की मुद्रा है, उसको भी थोड़ी मजबूती मिलेगी। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि जो कैरी ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, उनका जो यील्ड था, मतलब उनको जो लाभ होने वाला था, लाभांश, वो कम हो गया। इसलिए इसके चलते क्या हुआ, जो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने ब्राजील में इन्वेस्ट किया हो, मैक्सिको में किया हो या भारतीय रुपए के अंदर किया हो, वो भारतीय स्टॉक मार्केट में किया हो, वो अपना जो असेट्स है वो बेचकर निकल गए मार्केट से। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के देशों को ग्लोबल जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के द्वारा कौन सी संस्था स्थान प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच है, इसके द्वारा जारी होती है और वर्ष 2006 से ये इंडेक्स रेगुलरली जारी हो रहा है। इस साल जो है 2024 में 18वां इंडेक्स जारी किया गया था। ये इंडेक्स बताता है कुल 4 पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? देयर आर 4 पैरामीटर्स और 4 डोमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट डिसाइड्स द विमेन्स पार्टिसिपेशन और द ग्लोबल जेंडर गैप। 4 पैरामीटर कौन से? एक तो एजुकेशन है, एक हेल्थ है, शिक्षा में, शिक्षा स्वास्थ्य, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी महिलाओं को कितने आर्थिक अधिकार दिए गए, तो होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक जो सशक्तिकरण है महिलाओं का उस देश में कितना बेहतर है। इन चार आधार पर विश्व की कुल 146 देशों की रैंकिंग की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और हाल ही में जो है जो रैंकिंग्स आई है उसमें पाया गया है कि जो विश्व का कुल ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर है वो है 68.5%। मतलब ये अभी भी विश्व के अंदर 31.5% महिलाएं हैं, वहां पर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। कुल कंट्रीज कितनी है? 146। और इस इंडेक्स में पाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 0.1% की वृद्धि देखी गई है। और अगर इसी स्पीड से ग्रो करेंगे तो जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है जेंडर इक्वेलिटी यानी लैंगिक समानता को प्राप्त करने का, उसे अगले 134 वर्ष लग जाएंगे अचीव करने में। बड़ा चैलेंजिंग काम है ये, अगर ऐसा इंडेक्स के अंदर पाया गया है तो काफी अलार्मिंग स्टेज पे हम। राइट? अब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आइसलैंड ऐसा देश है जो पिछले 15 सालों से इस रैंक पे बना हुआ है। फॉर द 15th consecutive year आइसलैंड हैज टॉप्ड द रैंकिंग इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मतलब आइसलैंड के अंदर क्या है, महिलाओं के साथ इतना भेदभाव नहीं है, लैंगिक समानता वहां पर ज्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली। और ग्लोबली देखें तो यूरोप क्षेत्र हमारा, यूरोप है, वहां पर मोर देन 70% ग्लोबल जेंडर गैप, तो ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी में मिलती है। मतलब यूरोप के अंदर 70% जो है लैंगिक समानता देखने को मिलती है विभिन्न देशों में, अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए। फिर फिनलैंड सेकंड नंबर, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ न्यूजीलैंड। हमारे लिए 2 रैंकिंग काम की है, पहला आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड। तो तीसरा हमारे लिए काम का है भारत की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग इस बार आई है 129, मतलब 129 रैंक है, पिछली बार थी 127, इससे 2 रैंक और पिछड़ गए हम। क्लियर? भारत सरकार खूब प्रयास कर रही है बट इस रैंक के अनुसार तो हम थोड़े पीछे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, असंगत है? देखिए ये सवाल इसलिए पूछा गया है, जो कैरी ट्रेड वाला आर्टिकल है उसमें मेंशन किया गया है कि कौन कौन से स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं विश्व के अलग अलग। तो देखिए नेस्डेक का है, नेस्डेक यूएसए का, बिल्कुल राइट आंसर। निक्केई जापान का है, बिल्कुल जापान का। तीसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, क्योंकि जो कॉस्पी है वो साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का है, ना कि उत्तर कोरिया का। क्लियर?
अब हम बात करते हैं इस डिस्कशन के बारे में। नेस्डेक क्या है? नेस्डेक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इंडेक्स है, जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। इसमें कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड होती हैं? टेक्नोलॉजी हैवी इंडस्ट्रीज। क्लियर। कोरिया का कौन सा है? कॉस्पी है साउथ कोरिया का। निक्केई जापान का है, जिसमें कि वहां की पब्लिक सेक्टर की 225 कंपनी का इंडेक्स है निक्केई 225। जिस प्रकार भारत में पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वैसे जापान के भी कुछ सरकारी उपक्रम होंगे, उनका इंडेक्स है निक्केई 225। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत का इंडेक्स है, भारत का स्टॉक मार्केट है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और ये कहाँ है? मुंबई के अंदर है। क्लियर। और ये कौन सा इंडेक्स जारी करता है? इट रिलीजेस इंडेक्स ऑफ 50। इन्हें जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है अंडर दी निफ्टी। और ध्यान रखिएगा 1992 के अंदर ही इसमें जो है कंप्यूटराइजेशन हो गया था। क्या हो गया था? इसको कंप्यूटराइज्ड हमने कर लिया था। एक हमारे पास स्टॉक मार्केट और आता है जिसका नाम सुना होगा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बीएसई है उसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1875, 1875 के अंदर बना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाम से पता पड़ रहा है मुंबई के अंदर स्थापित हुआ है। क्लियर। इसका इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। आप सुनते होंगे हर दिन अखबार में न्यूज में रहता है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स है बीएसई का। क्लियर। और इसके अंदर जो है 1995 के अंदर हमने पहली बार कंप्यूटराइज किया था पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जिससे कि रियल टाइम पर हम मॉनिटरिंग कर पाए हैं ऑफ दी स्टॉक मार्केट ग्लोबली। क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये विश्व का मतलब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, 1875 में बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी के बारे में। आपको बताना है कि जो सीन नदी है ये फ्रांस के अंदर है, और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के अंदर जो स्विमिंग कंपटीशन है जो कि सीन नदी में हुआ था, उसमें कई लोगों ने, कई एथलीट्स ने कंप्लेंट की है कि वहां पोल्यूशन है, उससे बीमार भी हो रहे हैं वो। इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस कि इसका रिलेवेंस क्या हो सकता है। सीन नदी जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस कवरिंग 775 किलोमीटर, मतलब 775 किलोमीटर लंबी एक नदी है फ्रांस की, जो सबसे लंबी नदी है। पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ बरगंडी, ये बरगंडी क्षेत्र से निकलती है। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट है इट ड्रेन्स इनटू द इंग्लिश चैनल, मतलब ये कहां जाकर गिरती है? इसका पानी छोड़ती है इंग्लिश चैनल के अंदर। कुछ शहर हैं ट्रोयस, मेलून, पेरिस, रोuen और ले हावरे, ये इस नदी किनारे अवस्थित हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इससे जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है ना, वो लोयरे रिवर है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ना कि सीन नदी है। क्लियर। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सीन रिवर सीन इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द फ्रांस कवरिंग 775 किलोमीटर आफ्टर द रियर लोयरे। लोयर नदी के बाद जो लोयर नदी है वो सबसे लंबी नदी है फ्रांस की, सेकंड है हमारी सीन, और तीसरी रिवर और है फ्रांस के अंदर, उसका नाम है गैरोन। गैरोन रिवर है फ्रांस की, जो कि तीसरी और नदी और है। रिवर गैरोन, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, ये शुरू कहां से होती है? मैप दे सकते हैं आप, ये बरगंडी रीजन है फ्रांस का, यहाँ से शुरू होती है सीन रिवर, ये ऑल टुगेदर जा रही है और इस सर्पिला का यानी मियंडरिंग पाथ बनाते हुए पहुंचती है ले हावरे के पास, और यहाँ पर है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल। क्लियर। और जो इंग्लिश चैनल है इसके ऊपर है इंग्लैंड है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल के माध्यम से फ्रांस का जो उत्तरी तट और इंग्लैंड का दक्षिण तट जो है दोनों सेपरेट होते हैं थ्रू दी इंग्लिश चैनल। क्लियर। अच्छा, ये कहां से शुरू होती है? इट ओरिजिनेट्स इन दी वाइन मेकिंग रीजन ऑफ बरगंडी नियर दी टाउन ऑफ डिजोन टाउन है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा भी एक लोयरे रिवर है जो सबसे लंबी नदी है फ्रांस की, सेकंड पर सीन आती है। राइट। इसी को सहायक नदी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिवर मारने, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब दाईं ओर से आने वाली रिवर है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर इनको नहीं पूछा जाएगा, बट मेंशन थी तो मैंने इसमें कुछ कहीं पढ़ा था तो इनको मैंने मेंशन कर दिया है। ये कहाँ गिरती है? इट ड्रेन्स इनटू द इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल है वहां जाकर ये अपना पानी सारा छोड़ती है, जो क्या करता है विच सेपरेट्स द नॉर्दर्न फ्रांस फ्रॉम दी सदर्न इंग्लैंड। कुछ शहर है, मेजर सिटीज है इसके ऊपर बसी हुई है, ट्रोयस, मेलून, पेरिस, मेंटेस, लाजोली, रोuen और ले हावरे।
ये इस पे सिचुएटेड है, इस नदी किनारे। कंटेक्स्ट में बता दिया आपको कि पॉल्यूशन जो है देखा गया है 3 नदी के अंदर अंडर इन दी पेरिस ओलंपिक्स, और इसमें कुछ खिलाड़ियों ने विरोध भी किया है कि इस प्रकार से इसमें क्या है, देखिए रीजन क्या है कि इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा पाई गई है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, देखिए ये सीन रिवर है, इसमें क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम में फ्रांस का वो काफी पुराना है, उसमें जो पाइप्स लगे हुए हैं उसमें एक तो जो हमारा फीकल वेस्टेज है, यानी जो मानव अपशिष्ट है वो भी जा रहा है, बरसात का पानी भी जा रहा है, जो घरों का वेस्टेज है वो भी इसमें फ्लो करता है। तो होता है क्या, जब ज्यादा बारिश होती है उस जो पाइप है ड्रेनेज सीवेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी है, उससे बाहर अगर उससे ज्यादा अगर बारिश हो जाएगी तो उसे कैरी नहीं कर पाएगा, और ई कोलाई बैक्टीरिया उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो उसमें नहाने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। और इसके लिए फ्रांस सरकार ने लगभग $1.4 बिलियन का खर्चा किया था सी नदी को साफ करने का, पर फिर भी ये फुल्ली अचीव नहीं कर पाए हैं इतना एडवांस होने के बावजूद भी, और कुछ ओलंपिक प्लेयर ने इसका विरोध भी किया है, राइट। अच्छा नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वाज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर के अंदर, एक भारत का जो रक्षा संस्थान है वहां पर इसका गठन किया गया है। तो गांधीनगर गुजरात इंडिया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU है, जो भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी, कौन सा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2010 में गुजरात के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। हाल ही में वहीं पर क्या हुआ है, भारत के द्वारा क्या किया गया शुरू, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन बी कोर का शॉर्ट फॉर्म में बी कोर है, की लॉन्चिंग की गई है एट दी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। क्लियर, इसका उद्घाटन किसने किया था, जो डॉक्टर पीटी उषा है, हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीटी उषा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया एट दी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ गांधीनगर गुजरात। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। देखिए बी कोर जो सेंटर है ना, ये भारत का तो पहला है और एशिया क्षेत्र का भी पहला सेंटर है, और विश्व का कुल 71st, यानी ओलंपिक के क्षेत्र में जो रिसर्च और इनोवेशन होता है उस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं में ये विश्व का 71वां सेंटर है, और एशिया जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया और भारत का ये पहला केंद्र माना गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट हैज टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द फ्यूचर, भविष्य में ये ओलंपिक से संबंधित जो अनुसंधान होंगे, रिसर्च होगी, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और साथ ही साथ भारत चाहता है कि 2036 के अंदर ओलंपिक कहाँ हो, भारत के अंदर हो, तो उसके लिए अपनी पैरवी करने के लिए संस्थान आगे रहेगा। अच्छा ये किसके अंदर ऑपरेट करेगा, देखिए हाल ही में इस केंद्र को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता दे दी गई है। इसका काम क्या होगा, ये काम करेगी अंडर ओलंपिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर्स नेटवर्क comprising over 70 academic institutions center globally dedicated to the Olympic studies and research। ओलंपिक के क्षेत्र में स्टडी करना और रिसर्च करने के संबंध में जो कुल विश्व के 70 संस्थान हैं, 70 सेंटर्स हैं, उनके साथ ही भारत का केंद्र भी जुड़ चुका है। बी कोर स्टैंड एज दी ओलंपिक अकेडमिक सेंटर इन इंडिया एंड दी साउथ एशियन रीजन। ये दक्षिण एशिया का और भारत का ये एकमात्र केंद्र बी कोर जो कि ओलंपिक के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम करेगा, स्टडी करने का काम करेगा। अब थोड़ी बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में। क्लियर, अगर हमने पढ़ा है कि इस यूनिवर्सिटी की यहाँ पर इसकी स्थापना की, बी कोर सेंटर की स्थापना हुई, तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो द राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी, देखिए 2010 में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसे हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपग्रेड किया है एज दी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। क्लियर, ये भारत की एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी है, राइट। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज ए पायोनियरिंग इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस एजुकेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करने वाला भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। क्लियर है, और इसे होम मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसको, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कल्टिवेट होलिस्टिक एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, की रिसर्च के क्षेत्र में एक होलिस्टिक यानी सार्वभौमिक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इसका काम किसका है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का। क्लियर, और वो सारी बात बोली गई कि
ये यूनिवर्सिटी इसकी एस्पायर करती, मतलब ये चाहती है, यूनिवर्सिटी का एजेंडा है दैट पीसफुल प्रॉस्परस और स्टेबल वर्ल्ड हो, कि शांति प्रिय, समृद्ध और स्थिर विश्व की स्थापना हो। साथ ही साथ जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, मतलब कि जिस प्रकार की सोच भारत की है विश्व को लेकर, शांति को लेकर, उस प्रकार की सोच रखने वाले अन्य देश हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे बाय एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग दी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें क्या होगा, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री पर्सनल यानी सैन्य अधिकारी हैं, और जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो सिविल सेवक हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सिविल यानी आम नागरिक है, उनके साथ डिस्कस करना, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, मतलब ऐसे देश जो विश्व में शांति की स्थापना चाहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना और विश्व को आगे ले जाना। देखिए ये हमारा सेशन आते ही समाप्त होता है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, आधी स्लाइड इसमें हो नहीं पाई, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आपको बताना है कि नेशनल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, नेशनल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नेशनल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत के जो फॉरेस्ट मैन है, जिस प्रकार से जल पुरुष हैं, बर्ड मैन है, वैसे फॉरेस्ट मैन भी हैं भारत के। आपको इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन कल पूछा गया था आपसे कि अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल अचीव किए, तो ध्यान रखिएगा बिफोर द पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के अंदर कितने मिले हमें? अभी 3 मिले हैं। कुल थे पहले 35, अब हो गए हमारे 35 प्लस 3 कुल 38 मेडल हो गए हैं टिल नाउ, जब भारत के पास 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हों किसके अंदर? इन दी शूटिंग चैंपियन, शूटिंग इवेंट ऑफ पेरिस ओलंपिक। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक गोल्ड है हमारे पास, कुल 10 गोल्ड हैं, 10 तो गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, और 19 है हमारे पास ब्रॉन्ज। अब तक 10 गोल्ड में से भी 8 बार तो हॉकी टीम ने मिले हैं, हॉकी टीम ने अचीव किए 10 गोल्ड, 8 गोल्ड। एक गोल्ड अभिनव बिंद्रा जी को मिला है, एक गोल्ड मिला है हमारे नीरज चोपड़ा जी को इन दी टोक्यो ओलंपिक्स। ध्यान रखिएगा आप। अभी तक कुल हमारे पास कितने ओलंपिक मेडल हो गए? 38। आपके लिए प्रश्न है कि आपको बताना है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भारत के कौन है, राइट? चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।